आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हॉलीवुड से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से पर्दे के पीछे से चलते हैं। जी हाँ, ये है $100 अरब की शैडो इंडस्ट्री। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी ग्लोबल वैल्यू पता है कितनी है? सालाना $182 अरब। ये एक ऐसा नंबर है जिसके सामने हॉलीवुड का पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर चीजें फ्री में मिल जाती हैं, आखिर ये इंडस्ट्री इतना पैसा कमाती कैसे है? तो चलिए इसका जवाब इसके बिजनेस मॉडल में ही ढूंढते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें पहले ये देखना होगा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और यहां तक पहुंची कैसे। थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अजीब विरोधाभास तो अपने भारत में ही देखने को मिलता है। सोचिए, ऑफिशियली ये कंटेंट बैन है, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। यह सच में एक हैरान करने वाली बात है। देखिए, इस इंडस्ट्री का सफर प्रिंट मैगजीन से शुरू हुआ, फिर VHS टेप के जरिए घरों तक पहुंचा, लेकिन असली गेम चेंजर था इंटरनेट। खासतौर पर जब से ये फ्री ट्यूब साइट्स आईं, इन्होंने तो सारे नियम ही बदल दिए और एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। तो इसी से हम वापस आते हैं उस मेन बिजनेस मॉडल पर जो इस पूरी इंडस्ट्री की जान है। इसे आमतौर पर ट्यूब साइट्स मॉडल कहा जाता है। जवाब ना एकदम सीधा और सिंपल है। ट्रैफिक, सिर्फ ट्रैफिक। पॉर्नहब जैसी साइट्स पर एक साल में 42 अरब से भी ज्यादा विजिट्स आते हैं और इनकी लगभग 70% कमाई सिर्फ विज्ञापनों से होती है, जो ट्रैफिक जंकी जैसे डेडिकेटेड नेटवर्क्स के जरिए आते हैं। और जो बाकी की कमाई है वो आती है इन अरबों फ्री विजिटर्स में से कुछ को, मतलब बहुत छोटे से हिस्से को प्रीमियम कंटेंट के लिए पे करने वाले सब्सक्राइबर में बदलने से। लेकिन जैसे ये मॉडल अपने पीक पे पहुंचा, मार्केट में एक नए प्लेयर की एंट्री हुई और उसने आकर ना पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं ओनली फैंस की। इसने पूरे बिजनेस मॉडल को ही सिर के बल खड़ा कर दिया। जहां पहले प्लेटफॉर्म ज्यादातर प्रॉफिट रख लेते थे, वहीं ओनली फैंस ने क्रिएटर्स को अपनी कमाई का 80% हिस्सा रखने का पावर दिया और इससे जो पावर का बैलेंस था वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। अब जो इसका नतीजा निकला ना, वो सच में चौंकाने वाला है। वो है इसकी जबरदस्त एफिशिएंसी। अंदाजा लगाइए, ओनली फैंस में हर एक एम्प्लॉय पर रेवेन्यू लगभग 260 से 310 करोड़ रुपए का है। ये एप्पल, मेटा या एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से भी कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इन अलग अलग मॉडल्स के जरिए अरबों रुपए का फ्लो हो रहा है, तो आखिर में ये पैसा जाता किसकी जेब में है? कौन कमा रहा है असली पैसा? देखिए, ज्यादातर पैसा तो पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर ही जमा होता है। मतलब एलो जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक और कुछ गिने चुने टॉप 1% क्रिएटर्स। बस यही लोग हैं जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। लेकिन एक एवरेज परफॉर्मर के लिए सच्चाई इससे बहुत अलग है, बहुत ज्यादा। अमेरिका में करीब 38 लाख रुपए की सालाना सैलरी को भी कम ही माना जाता है। और पेमेंट में भी देखिए एक बड़ा गैप है, जहां मेल एक्टर्स को अक्सर फीमेल एक्टर्स से कम पैसे मिलते हैं। और ये जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सच्चाई है ना, ये भारत में आकर एक बिल्कुल नए कानूनी और सामाजिक पछड़े में फंस जाती है। कि ये जो पूरी ग्लोबल मशीन है, ये भारत जैसे देश में आकर एक बड़ी ही अनोखी और पेचीदा सिचुएशन में फंस जाती है। हुआ ये कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी अडल्ट का प्राइवेट में ऐसा कंटेंट देखना कोई जुर्म नहीं है, ये उनकी पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बार बार सैकड़ों वेबसाइट्स पर बैन लगाया है। लेकिन ये जो बैन लगाने का चूहे बिल्ली का खेल है ना, ये ज्यादातर फेल ही हुआ है। 2018 के बैन के बाद तो भारत में VPN डाउनलोड्स में 400% से भी ज्यादा का उछाल आ गया, क्योंकि लोगों ने बड़ी आसानी से इन ब्लॉक्स को बाईपास करने का तरीका ढूंढ लिया। अब देखिए, इस पर पूरी तरह से बैन लगाना टेक्निकली बहुत मुश्किल है और इसे एक तरह का पॉलिटिकल सुसाइड भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए VPNs को ब्लॉक करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी हैं। और ऐसा करने पर एक बहुत बड़े पब्लिक बैकलैश का भी खतरा है। अच्छा, अब पैसे और कानून से हटकर बात करते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि ये कंटेंट एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की तरह काम करता है। मतलब दिमाग में डोपामाइन का एक फ्लड सा आ जाता है, जो कई रियल लाइफ एक्टिविटीज से भी ज्यादा होता है। अब इसके असर को लेकर भी दो बातें हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये स्ट्रेस कम करने का एक जरिया हो सकता है, वहीं दूसरी स्टडीज इसे रिलेशनशिप पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट से जोड़कर देखती हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही उलझे हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है।
आज का दौर क्रिएटर इकोनॉमी और डिजिटल फ्रीडम का है। ऐसे में एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक तरफ तो ग्लोबल कल्चरल फोर्स है और दूसरी तरफ कानूनी तौर पर गलत, इस $100 अरब की शैडो इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा और ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अभी किसी के पास